प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं, आप इन्हें यूटिलाइज कर सकते हो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए और ये गेस करने में कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को उसी डायरेक्शन में कर पाओ, राइट। तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के पहले मैंने दो वीडियोस बनाए हैं, दो डिस्कशन किए हैं। एक मैंने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, जिसमें मैंने मीनिंग, डेफिनेशंस एंड फीचर्स ऑफ सॉवरेनिटी डिस्कस किया था। ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के। और दूसरा मैंने डिस्कस किया था मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि कौन से स्कॉलर्स उससे रिलेटेड हैं। जॉन ऑस्टिन के जो पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर का कॉन्सेप्ट है, मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और मैंने बहुत सारा क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए पॉइंट्स प्रोवाइड किए थे, जो आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये मैं एक और दिखा देती हूँ एक आपको थोड़ा सा कि किस तरीके के वो वीडियोस थे, किस तरीके के वो डिस्कशन थे जो हमने जॉन ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी समझी थी। तो इसका भी मैं लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। आपको जो जो सॉवरेनिटी के मल्टीपल डायमेंशंस हैं वो समझने में हेल्प मिलेगी। सो हाय गाइस, दिस इज दीपिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जो पॉलिटिकल साइंस में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी बेसिकली क्या है, कैसे डेवलपमेंट में आया, जब मोनेस्टिक थ्योरी एंड लीगल थ्योरी के रिएक्शन में ये थ्योरी डेवलप की गई। मोनेस्टिक थ्योरी, लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एक सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी को देने को बात की गई और उस अथॉरिटी को अनलिमिटेड रखा गया, अनक्वेश्चनेबल रखा गया, अनडिवाइडेड रखा गया। तो अब इसका रिएक्शन भी देखने को मिला। एक पर्टिकुलर सेक्शन ये था जो जिसका ये मानना था कि अगर एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को आप इतनी पावर दे देंगे, सारी पावर उसी को ही दे दिया, तो क्या है, उसके करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसके तानाशाही में बदलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान देखा भी गया था। ये अभी मैं बताऊंगी आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की क्या सिचुएशन थी। पहले मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगी प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी क्या है। तो समझ में आ गया कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी ओरिजिन में कैसे आती है, एज अ रिएक्शन टू मोनेस्टिक थ्योरी एंड लीगल थ्योरी। और जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है वो बात करती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की, क्योंकि मोनेस्टिक एंड लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ने बात करी थी सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के। तो इसके ही अगेंस्ट में जाकर प्लूरलिस्ट थ्योरी के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में या मॉडर्न स्टेट में। तो ये जो प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या है, प्लूरलिज्म के एजम्पशंस क्या हैं जिस पर ये थ्योरी बेस्ड है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्लूरलिज्म को सपोर्ट करते हैं जो स्कॉलर्स, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में या स्टेट में मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और स्टेट उन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो मल्टीपल ग्रुप की मेंबरशिप रखते हैं। साइमल्टेनियसली हम स्टेट की मेंबरशिप रख रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम अपना जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसकी मेंबरशिप रख रहे हैं, साइमल्टेनियसली हमारी जो फॉर एग्जांपल क्लास है, या इंडिया में फॉर एग्जांपल कास्ट है, उसका भी मेंबरशिप रख रहे हैं, या फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट हैं, या हम वुमेन है या मेन है फॉर एग्जांपल, राइट। हम उस सोसाइटी, वो हमारी जो फ्रेटर्निटी है, हम उसकी भी मेंबरशिप रख रहे हैं। गेटिंग इट। तो आप देखोगे कि हर एक फ्रेटर्निटी, हर एक सेक्शन के अपने अपने ग्रुप होते हैं। माइनॉरिटीज़ हैं, उन्होंने अपने ग्रुप बना रखे हैं, लैंग्वेज के आधार पे ग्रुप बने हुए होते हैं, जेंडर के आधार पे ग्रुप बने होते हैं, प्रोफेशन के आधार पर ग्रुप बने होते हैं, रिलीजन के आधार पर ग्रुप बने होते हैं। तो प्लूरलिज्म में ये कहा गया कि सोसाइटी का जो नेचर है वो फेडरल नेचर है,
बहुत सारे ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं और स्टेट उन ग्रुप में से एक ऑर्गेनाइजेशन है। बट हाँ, ये सत्य है कि स्टेट को प्रिविलेज्ड पोजीशन मिली हुई है, थोड़ी सी स्ट्रांग पोजीशन मिली हुई है इन सारे ग्रुप में। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास वाइडर ज्यूरिडिक्शन है। वाइडर ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसके ग्रुप है, तो कई सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो ये क्या है, लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन है ना। हम अपने रिलीजियस जो ग्रुप है सेम रिलीजन के लोगों पर ज्यूरिडिक्शन रख रहे हैं, उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको गाइडलाइंस दे सकते हैं। दूसरे रिलीजन के ग्रुप्स को थोड़ी ना देंगे। बट स्टेट की जो ज्यूरिडिक्शन है वो तो सभी इंडिविजुअल के ऊपर है, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो। तो ये वाइडर ज्यूरिडिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि स्टेट को प्रिविलेज्ड पोजीशन इसलिए मिली हुई है क्योंकि सारे सिटीजन, सारे इंडिविजुअल जो स्टेट है या पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसको वो इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, उसके लिए लॉ बनाएगा। तो इसकी वजह से स्टेट थोड़ी डोमिनेंट पोजीशन इंजॉय करता है सोसाइटी में या स्टेट में, पॉलिटिकल कम्युनिटी में, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सारी जो पावर है वो स्टेट के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, नहीं। ये सारे जितने ग्रुप्स हैं उनकी अपनी ऑटोनॉमी भी है, वो अपने डिसीजंस लेते हैं। सरकार, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या है, वो इनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती है। गेटिंग इट? तो ये प्लूरलिस्टिक थ्योरी देने के पहले का बेसिक एजम्पशंस है। अब हम आते हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के मेन कैरेक्टरिस्टिक पे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्लूरलिस्ट थ्योरी कहती है कि ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर इन द हैंड ऑफ स्टेट इज हार्मफुल। मतलब कि अगर जैसे कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स द पीपल एंड ऑब्सोल्यूट पावर करप्ट्स ऑब्सोल्यूटली, ये कहावत है ना। तो इसी तरीके से जो प्लूरलिस्ट के सपोर्ट थ्योरी के सपोर्टर है वो कहते हैं कि अगर ओवर कॉन्सेंट्रेशन या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा स्टेट के हाथ में तो ये अनडिजायरेबल है डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, क्योंकि फिर वो सिंगल सोर्स ये जो जिस पर पावर कॉन्सेंट्रेटेड है वो सिंगल अथॉरिटी तानाशाह के रूप में काम करने लग जाएगी, राइट। अपनी जो विल है वो इम्पोज करने लग जाएगी लोगों के ऊपर। फिर फंडामेंटल राइट्स का, लिबर्टी, राइट, जो फ्रीडम है, इक्वालिटी है, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। सिंपल सी बात ये है, राइट। नेक्स्ट है कि पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। तो किसी भी स्टेट में ज़रूरी है कि जो पावर है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब इसके लिए जैसे अभी हम सेपरेशन ऑफ पावर हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करते हुए किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ कि इसीलिए मॉन्टेस्क्यू का जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको अडॉप्ट किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में। गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जो पावर है किसी एक ऑर्गन में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तीनों ऑर्गन में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और तीनों एक दूसरे पे क्या करती हैं, चेक एंड बैलेंस रखती हैं। जुडिशरी ये देखती है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के आधार पर काम कर रही है कि नहीं। आप इंडिया का ही देख लीजिए। फिर लेजिस्लेचर ये देखती है कि भाई एग्जीक्यूटिव ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल होकर काम कर रही है कि नहीं, नहीं तो फिर क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देंगे हम हाउस में। गेटिंग इट? तो ये पावर जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो प्लूरलिस्ट कहते हैं। और अगर हमने ऑब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ले लिया, जैसा मोनेस्टिक थ्योरी वाले कहते हैं, जॉन ऑस्टिन कहते हैं, तो ये ऑटोनॉमस एसोसिएशंस जो दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं उनकी ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करेगा और दैट इज नॉट डिजायरेबल फॉर एनी हेल्दी स्टेट और द डेमोक्रेटिक स्टेट। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि जैसे प्लूरलिस्ट कहते हैं कि हर एक स्टेट में मल्टीपल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और वो ग्रुप अपना डिसीजन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिलीजियस ग्रुप है या लैंग्वेज के आधार पर ग्रुप है कि हमें अपनी लैंग्वेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रमोट करना है। तो फिर अगर स्टेट के पास ही सारी पावर है तो क्या ये लैंग्वेज के आधार पर बना ऑर्गेनाइजेशन कोई डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। जो ये कमांड इशू करेगा उसे वही मानना पड़ेगा।
राइट तो जो अदर एसोसिएशंस हैं सोसाइटी के, उनकी ऑटोनॉमी अगर मेंटेन करनी है तो जरूरी है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अमंग दी वेरियस ग्रुप्स। नेक्स्ट कि इस तरीके से पावर अगर एक उस पे दे दिया जाएगा, ओनली सोर्स हो जाएगा पावर का, तो ये टायरेनिकल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तानाशाह गवर्नमेंट बन जाएगा, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाएगी, और उस सुप्रीम अथॉरिटी की डिक्टेटरशिप चलने लग जाएगी, एंड दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द स्टेट। राइट भाई, डिक्टेटरशिप किसे 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 पसंद आएगी, कौन एक्सेप्ट करेगा, नहीं हो पाएगा ना। तो ये सारी चीजें एक डेमोक्रेटिक मॉडर्न स्टेट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, प्लूरलिस्ट थ्योरी कहती है कि जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है दैट इज सोशियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द स्टेट को दिखाती है, जबकि मोनेस्टिक थ्योरी वाले क्या कह रहे थे, लीगल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जैसे जॉन ऑस्टिन कि लॉ को कौन बना रहा है, लॉ का सिस्टम डेवलप करना है, इसके लिए एक सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए। जबकि प्लूरलिस्ट थ्योरी कहाँ पर फोकस कर रही है, सोशियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, कि स्टेट क्या है, एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी पे मल्टीपल ग्रुप्स हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं उस सोसाइटी के उन मल्टीपल ग्रुप्स की मेंबरशिप रखते हैं साइमल्टेनियसली। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी एम्फेसाइज ऑन द सोशियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है, प्लूरलिस्ट कहते हैं कि देयर आर मेनी एसोसिएशंस इन द ग्रुप लाइक फैमिली, चर्च, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस पॉइंट को, और ये वो ग्रुप है जैसे फैमिली, चर्च, जो रिलीजियस अथॉरिटी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कई बार तो ये क्या है, स्टेट के एग्जिस्टेंस से पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्टेट का ओरिजिन तो बाद में होता है, उससे पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, जैसे कि फैमिली का इंस्टीट्यूशन। तो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू होता है, ह्यूमन बीइंग एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू करता है, तो फैमिली इंस्टीट्यूशन तो तब से एग्जिस्ट करता है, स्टेट तो बाद में आया है, राइट। और ये एसोसिएशंस जो है सोसाइटी के, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग को की नीड को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि स्टेट सफिशिएंट नहीं है या स्टेट इनफ नहीं है कि वो ह्यूमन बीइंग की सारी नीड्स को फुलफिल करा दे। इसीलिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट एंड नीड्स को फुलफिल करते हैं, राइट। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी को के, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के वेलबींग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अब प्लूरलिस्ट थ्योरी के ये बेसिक पॉइंट्स थे जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। अब इसके एक्सपोनेंट कौन है, कौन कौन से स्कॉलर्स हैं जो 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 प्लूरलिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके हैं आपके हेरोल्ड लास्की, फिर आपके जे.एन. फिगिस, देन अर्नेस्ट बार्कर, जी.डी.एच. कोल हो गए, एडी लिंडसे हो गए, डिग्वेट हो गए, एंड मैकाइवर हो गए, राइट। दे आर दी एक्सपोनेंट ऑफ द प्लूरलिस्ट थ्योरी। लास्की का एक स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे लास्की कहते हैं कि जो सवरेनिटी है, जो सुप्रीम पावर है, ये कभी भी ऑब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सवरेनिटी जो है, सुप्रीम पावर है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस लगाए जाते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। कैसे लिमिटेशन, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, या जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, वो लिमिटेशन इम्पोज करती हैं जो अथॉरिटी है उस पर। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया, भारत सरकार की जो अथॉरिटी है, क्या ये ऑब्सोल्यूट हो सकती है, नहीं, इस पर लिमिटेशन है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो हमारी भारत सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसकी ज्यूरिडिक्शन फिक्स है कि भाई आपको ये काम करने हैं, हर एक आर्टिकल में प्रोविजन दिया गया है, वहाँ पे लेजिस्लेचर के काम दिए गए हैं, एग्जीक्यूटिव के काम दिए गए हैं, तो ये लिमिटेशंस हैं, राइट। तो जो स्टेट है ये सुपीरियर क्लेम नहीं कर सकता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं सिर्फ उसे ही ओबे करें, गेटिंग इट। इसी तरीके से जो मैकाइवर है वो क्या कहते हैं, मैकाइवर कहते हैं कि जो स्टेट है इट इज वन ऑफ द सेवरल ह्यूमन एसोसिएशंस, सोसाइटी में बहुत सारे एसोसिएशंस प्रेजेंट हैं एंड स्टेट उनमें से एक है। दो की जो स्टेट है वो यूनिक फंक्शन परफॉर्म करता है, बट स्टेट इज नॉट द ओनली इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी।
जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कि स्टेट के वाइडर ज्यूरिडिक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, इसकी वजह से उसको प्रिविलेज्ड पोजीशन एंजॉय करता है सोसाइटी में। बट इट डजंट मीन दैट कि सोसाइटी में केवल स्टेट ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि मोनेस्टिक थ्योरी कहती है, राइट। तो ये जो स्कॉलर्स के नाम हैं गाइस, ये ज़रूर मेंशन करना अपने आंसर में, अपने वैल्यू एडिशन के लिए, अगर अच्छे मार्क्स आपको चाहिए तो। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि भाई जब मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी चल रही थी तो ये फिर कहाँ से अचानक से ये चला आया कि नहीं भाई ये गलत है, हम ये मोनेस्टिक थ्योरी या सुप्रीम अथॉरिटी सिर्फ एक नहीं रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं रहेगी। कुछ लोगों ने बिटर एक्सपीरियंस किया होगा ना उस सिंगल अथॉरिटी, एक सिंगल सोर्स ऑफ पावर का। किसी ने डिक्टेटरशिप की होगी ना इस सिंगल अथॉरिटी के नाम पर, किसी ने तानाशाही दिखाई होगी ना, तो लोगों ने परेशान होकर इस चीज का विरोध किया और इसका ऑल्टरनेटिव लेकर आए। ये विरोध कब होता है? जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस दौरान पे बहुत सारी तानाशाह सिस्टम डेवलप होते हैं, राइट। इसके बाद अब मुझे ना अभी कमेंट करिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन से ऐसे 2 सिस्टम पॉपुलर हुए थे। मैं यहाँ पर आप भी नीचे कमेंट में मुझे आप बताना। तो उस टाइम उस तानाशाह, उस डिक्टेटरशिप में जो सिटीजन्स थे, जो लोग थे, उनको फोर्स किया गया था कि जो स्टेट कमांड दे रहा है, जो स्टेट लॉ बना रहा है, हर एक लॉ को आपको ओबे करना है। कोई मतलब नहीं है कि गलत है, सही है, या जस्टिस दे रहा है या नहीं। जो स्टेट ने कमांड इशू कर दिया वो लॉ बन गया, वो आदेश, और लोगों को उसे ओबे करना है। सुप्रीम अथॉरिटी है, उसका कमांड ही लॉ है। और उसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे गए जहां पर इवन लोगों को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी फॉर द सेक ऑफ स्टेट। तो स्टेट के नाम पे, राज्य के लिए लोगों को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी गई। लोगों को जबरदस्ती अपनी मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ी थी वॉर पे, क्योंकि स्टेट का कमांड था, स्टेट का आदेश था, और वो लॉ बन गया। अगर आप नहीं ओबे करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा आपको, राइट। तो इस तरीके से लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे ही बीच से जाकर लोग, ये हमारे ही बराबर इम्परफेक्ट है, हमारे ही बराबर अनसाउंड है, हमारे कॉमन पीपल से ही जाकर हम पर अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपनी कमांड इशू कर रहे हैं। गेटिंग इट? तो इस तरीके से लोगों पे थोड़ा थोड़ा सा जो डिससेटिस्फेक्शन होना शुरू होता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी शुरू होती है कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसे प्रमोट किया है अपने आइडियाज़ को, राइट। तो प्लूरलिस्ट कहेंगे कि जो स्टेट है वो पावरफुल हो सकता है, डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बट नॉट द ओनली वन इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी के दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, उनको भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ इन थॉट का? देखो ये इंस्टेंसेस, एग्जाम्पल्स तो देखे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, राइट। तो लोगों में डिससेटिस्फेक्शन तो था ही इस तानाशाही और डिक्टेटरशिप का। तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? तो जो अर्ली लिबरल पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उनके आइडियाज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी इसको डेवलप करने में। जैसे जॉन लॉक, जब जॉन लॉक ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डिस्कस की है, तो उस थ्योरी में जॉन लॉक ने क्या कहा था कि जब लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके गवर्नमेंट बनाई या स्टेट बनाया था, तो वो स्टेट अनलिमिटेड नहीं था जैसा हॉब्स ने कहा था। ये गवर्नमेंट लिमिटेड है, इसके पास ऑब्सोल्यूट पावर बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज लिमिटेड गवर्नमेंट जॉन लॉक के अकॉर्डिंग। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे आप डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ मैं बस आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी कैसे डेवलप होती है। तो जॉन लॉक ने कहा कि ये गवर्नमेंट लिमिटेड है, अगर ये गवर्नमेंट अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रही है, या जिस ड्यूटी के लिए इस गवर्नमेंट को बनाया गया है उस ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर रही है, तो लोग इसे हटा देंगे, दूसरी गवर्नमेंट से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो अब यहाँ पर देखो ऑब्सोल्यूट पावर नहीं रही ना, गवर्नमेंट पे लिमिटेशन सेट की गई। इसी तरीके से मॉन्टेस्क्यू ने अपना जो आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर में क्या कहा था कि जो पावर है ना वो 3 ऑर्गन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट। तो
जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। तीनों ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के अपने अपने जुरिडिक्शन है ताकि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस एस्टैब्लिश किया जा सके। गेटिंग इट? तो इन आइडियाज ने, जॉन लॉक एंड मॉन्टेस्क्यू के आइडियाज ने हेल्प करी थी प्लूरलिस्टिक सिस्टम को, प्लूरलिस्टिक थ्योरी का बेस बनाने में। फर्दर चलकर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होता है इसका, जो जेम्स मैडिसन है जिन्होंने अपने फेडरलिस्ट पेपर पे ये निकाला था, जो कि गवर्नमेंट है ये डिवाइडेड है। उन्होंने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया था अपने कि अमेरिका में फेडरेशन है और उस फेडरेशन में क्या होता है, एक तरफ फेडरल यूनियन है अमेरिकन गवर्नमेंट और दूसरी तरफ से फेडरल स्टेट्स हैं जो अमेरिका के स्टेट्स हैं जहाँ पर गवर्नर्स होते हैं, तो उनको भी ज्यूरिडिक्शंस हैं, ऑटोनॉमी है, पावर है। और फेडरल यूनियन की अपनी ज्यूरिडिक्शंस हैं, अपनी पावर है, तो पावर क्या हो गई, डिवाइडेड हो गई। इट इज जस्ट लाइक जैसे इंडिया में क्या है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो भारत सरकार हो गई और उसके बाद से जो हमारे स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, भाई वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी तो अपनी पावर है, अपनी ज्यूरिडिक्शंस हैं, तो पावर डिवाइडेड है फेडरेशन सिस्टम में। वहाँ तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ही काम कर रही है, मोनेस्टिक थ्योरी तो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पर, राइट। तो जेम्स मैडिसन ने इस पॉइंट को आगे फर्दर डेवलप किया कि सेपरेशन ऑफ पावर या बाइकैमरलिज्म या फेडरलिज्म, ये सारे क्या हैं, लिमिटेशंस रखती हैं ऑब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट पे, ऑब्सोल्यूट पावर ऑफ द गवर्नमेंट पे, राइट। तो ये स्कॉलर्स के नाम ज़रूर यूज़ करना वैल्यू एडिशन के लिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। अब हमने अगर प्लूरलिस्टिक थ्योरी आपको समझ में आ गई हो, क्लियर हो, तो हम इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं। भाई इस थ्योरी से भी सारे लोग तो खुश नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इसे क्रिटिसाइज करेंगे, जैसे कि मोनेस्टिक थ्योरी को किया था। तो वही थोड़े से क्रिटिसिज्म देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो पहला ये है कि अगर हमने पावर को डिवाइड कर दिया, प्लूरलिस्टिक थ्योरी क्या कहती है कि पावर एक उस पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डिवाइडेड है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी में। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि इस तरीके से अगर सोसाइटी में कभी सोशल कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, राइट। भाई कोई तो एक इतनी पावरफुल अथॉरिटी होनी चाहिए ना कि ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने पे, रिमूव करने पे हेल्प करे, हैंडल करने पे हेल्प करे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सोशल कॉन्फ्लिक्ट देयर इज अ नीड ऑफ यूनिफाइड पावर, देयर इज अ नीड ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी। तो इस तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि इससे तो सोसाइटी में जो है वो अनार्की आ जाएगी, किसी का भी रूल नहीं रहेगा, सब अपने मर्जी के करने लग जाएंगे ऑटोनॉमी के नाम पर, राइट। तो पीस एंड स्टेबिलिटी कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने बात करी। नेक्स्ट है, कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट ऐसे क्रिटिसाइज आप कर सकते हो कि जो ये हम बात कर रहे हैं ना कि सोसाइटी का नेचर फेडरल है, बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के क्या हैं, के मेंबर्स हैं। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि इन ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस में जो डोमिनेंट ग्रुप होगा ना उसके ही इंटरेस्ट पूरे हो पाएंगे, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो सेक्शन हैं, उनके इंटरेस्ट को कैसे फुलफिल किया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी कैसे हो पाएगी। जैसे कि मान लीजिए रिलीजन के आधार पर आप देख लो, तो जिस रिलीजन की मेजॉरिटी होगी हो सकता है वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करा ले, वो डोमिनेंट पोजीशन में रहे, दूसरे रिलीजन्स को साइडलाइन कर दिया जाए, या जेंडर के आधार पर देख लें, मान लीजिए वुमेन ने अपना ग्रुप बनाया है तो कितनी उनकी वॉइसेस को एक्नॉलेज किया जाता है या कितना फोर्सफुली अपनी वॉइस को रख पाते हैं, या लैंग्वेज के आधार पर आप देख लें कि जो लैंग्वेज मेजॉरिटी में बोली जाती है वो डोमिनेंट पोजीशन सोसाइटी में एंजॉय करेंगे ना, उनके इंटरेस्ट ज़्यादा सेफगार्ड होंगे। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि इस तरीके से सोसाइटी में क्या होगा, जो डोमिनेंट ग्रुप्स होंगे उनके इंटरेस्ट को ही सुपीरियॉरिटी मिलेगी, राइट। जो वल्नरेबल ग्रुप एंड सेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं दबे कुचले से रहेंगे। ये सिंपल सा क्रिटिसिज्म मिलता है। नेक्स्ट, जो ये डिवीजन ऑफ सॉवरेनिटी हो रहा है, तो क्रिटिक्स कहते हैं कि इन फैक्ट ऑफ ये किसके इक्विवेलेंट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉवरेनिटी।
क्योंकि जिस तरीके से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, राइट, तो उसको हैंडल करने के लिए कोई सुप्रीम, कोई पावरफुल अथॉरिटी नहीं रहेगी, सुप्रीम अथॉरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि सबके पास अपनी ऑटोनॉमी है, सब अपनी मनमानी करेंगे। देन नेक्स्ट है प्लूरलिस्टिक व्यू। कहते हैं जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि इस तरीके से ये प्लूरलिस्टिक व्यू जिस तरीके की सवरेनिटी की बात कर रहा है, इस तरीके से सोसाइटी में तो पॉलिटिकल अनार्की फैल जाएगी, सोशल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि कोई इतनी पावरफुल अथॉरिटी हमने बनाई ही नहीं है कि इन सारी चीज़ों को हैंडल कर पाए। तो ये क्रिटिक्स कहते हैं। अब कंक्लूजन आप देख सकते हो ये कि दो के इतने सारे क्रिटिसिज्म हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी के, राइट, कि इनस्टेबिलिटी हो सकती है, पॉलिटिकल अनार्की हो सकती है, सोशल कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन प्लूरलिस्ट थ्योरी ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है ह्यूमनिस्ट व्यू को या डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को, कि हम तानाशाह और डिक्टेटरशिप जैसे लोगों को रूलर्स ना बना पाए, और इसने चैलेंज किया है अनलिमिटेड सवरेनिटी को। तो इस तरीके से आप एक पॉजिटिव नोट पे इसे कंक्लूड कर सकते हो कि दो देयर आर लॉट्स ऑफ शॉर्टकमिंग्स एंड लिमिटेशंस एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस थ्योरी ने जो अनलिमिटेड सवरेनिटी थी, राइट, जो कभी भी डिक्टेटरशिप या टायरनी में कन्वर्ट हो सकती थी, उसको रोका है, उसे चैलेंज किया है और सपोर्ट किया है डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करता है, जो माइनॉरिटीज़ एंड जो अदर ग्रुप्स हैं उनको भी ऑटोनॉमी देने की बात करता है, राइट। तो इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। तो आई होप सो कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी आपको समझ में आया होगा और आपको इनफ कंटेंट मिल गया है, जिसे मैं कहती हूँ रेडी टू राइट कंटेंट, कि आप अपने आंसर में से एज इट इज़ लिख सकते हो, राइट। तो रेडी टू राइट कंटेंट प्रोवाइड करना मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव है गाइज, जिससे कि आपको एग्जाम में थोड़ी सी कन्वीनियंट हो और लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन करने में मेरे लेक्चर्स हेल्प करें, अच्छे मार्क्स लाने में मेरे लेक्चर्स हेल्प करें। तो मुझे फीडबैक जरूर देना कमेंट करके कि आज का डिस्कशन आपको कैसे लगा, क्या आपको बेनिफिट हुआ है क्या इससे कुछ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज़। एंड बिल जो नोटिफिकेशन का बिल है उसे ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि जो डेली मैं 2 वीडियोज़ डालती हूँ लेक्चर्स के, वो आप उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। So once again, thank you so much. See you in the next video. Bye bye. Take care.